वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। और फिर से एक नई वीडियो लाई हूँ। आज हम मैथ्स की पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कुछ बिजी शेड्यूल के चलते मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो कोशिश यही है कि एक दिन छोड़ के डालूँ और जब तक आपका एग्ज़ाम चलता है आपकी पूरी मदद कर सकूं। तो आज वीडियो लाए हैं मैथ्स पेडागोजी की। स्टार्ट करते हैं और शुरू करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरुण इज गुड इन सॉल्विंग इक्वेशंस बट यूजुअली फेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। Most of the time he asks, should I add or subtract? Should I multiply or divide? Such questions suggest. क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरुण जो है वो सॉल्व करने में, क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत अच्छा है। जब इक्वेशन सामने आती है बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है, बट जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसको वो समझ में नहीं आता है कि वहां पर उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो जनरली एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, शुड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दिस, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दिस। तो यहाँ पर बच्चे को क्या चीज क्लियर नहीं है? आपको क्या लगता है क्या क्लियर नहीं है? अरुण हैज लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशंस। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसको नंबर ऑपरेशन समझ नहीं आ रहे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है गुड इन सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को तो अच्छे से सॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स नंबर का जो नंबर ऑपरेशंस है वो क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ और है। अरुण कैन नॉट ऐड एंड मल्टीप्लाई। बिल्कुल कर सकता है भाई, जब ऑपरेशंस में ऐड, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब आते हैं तो दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है। अरुण सीक्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास। वो कोशिश कर रहा है मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं टीचर को डिस्टर्ब करता रहूं, क्लास को डिस्टर्ब करता और क्वेश्चन करता पूछता रहूं। ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर बच्चे की दिक्कत ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज लिखी गई है वो उसको नहीं समझ पा रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी, कि अरुण को प्रॉब्लम आ रही है इन कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज। जो भी वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज लिखी है वो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। Students are asked to establish a relationship between vertically opposite angles. They draw various figures, measures and angles and observe the vertically opposite angles are equal. In this case, students according to Van Helle thought are it. देखिए वेन हेले जो है उन्होंने जब एक आपको ये वेन हेले का उन्होंने प्रॉपर अपना एक थ्योरी दिया था, एक थॉट जो दिया उन्होंने, तो वो बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड था कि बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैसे सीखता है, ज्योमेट्री को कैसे सीखता है। तो जहां पर भी वेन हेले का नाम आता है तो ये मान के चलिएगा कि वो सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड टास्क की बात है। जहां पर आप किसी भी चीज को जब देखते हैं आप उसको सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको इनफॉर्मल डिडक्शन उसमें करते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो बात आती है ना, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बच्चों को क्या बोला गया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको जो दिख रहे हैं उसमें आपको क्या रिलेशनशिप समझ में आ रहा है उसको आपको बताना है। तो वो बहुत सारी फिगर्स उनको देते हैं, बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद वो अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया। तो आपको क्या लगता है वेन हेले के अकॉर्डिंग वो क्या था? क्या वो डिडक्शन लेवल था, विजुअलाइजेशन लेवल था, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल था, या नन ऑफ दीज? देखिए डिडक्शन लेवल में भी वो किस तरीके का होगा? वो इनफॉर्मल डिडक्शन होगा। जहां वेन हेले आता है तो वो हमेशा इनफॉर्मल डिडक्शन की बात करते हैं, जहां पर बिल्कुल आप फिक्स नहीं करेंगे, आपने उसको पूरा पूरा चांस दे दिया कि वो उसको खोजेगा, वो खुद उसको करके देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी। Which of the two numbers when multiplied give the product of 24? ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि कौन से दो नंबर से जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट 24 आएगा। ये किस तरीके का क्वेश्चन है आपको ये बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है हेल्प्स द चाइल्ड टू थिंक मेटाकॉग्निटिवली। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे को मदद करेगा मेटाकॉग्निटिवली सोचने के लिए, कहीं ना कहीं कॉग्निशन को भी वो यूज करेगा और बहुत अच्छे से गहरे लेवल तक हर चीज को लगा लगा के सोच के देखेगा। इन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इट हैज मोर देन वन आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ओपन एंडेड है, इसका कोई एक ऐसा नहीं है कि भैया 24 है तो मेरे को फिक्स एक आंसर है कि 6 4 24।
नहीं, इसका कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब आप जरूरी नहीं है 6 4 जा 4 6 जा भी कर सकते हैं, 12 2 जा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। देखिए ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको पूरा स्कोप देते हैं सोचने का, आप अपना सोचकर अपना अंदाजे से एक आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और क्लोज एंडेड होता है जिसमें फिक्स है आंसर, यही आना चाहिए तो यही आना चाहिए। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके बहुत आंसर्स हो सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, या फिर ये सजेस्ट करता है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी टू द चाइल्ड सो दैट ही और कैन आंसर करेक्टली। तो देखिए यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को तो नहीं बता रहे हैं, आप देखेंगे तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिससे हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा किस लेवल तक थिंक कर पा रहा है और जवाब दे पा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आंसर विल बी बी। Next question. Miss Anamika present the following question to the class. Which of the two numbers can be added to make 54? अब मैम ने एक क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि कौन से दो नंबर्स, कौन से टू नंबर्स को आपको ऐड करना है, दो ही नंबर आपको लेने हैं जिसको ऐड करने से आपका आंसर 54 आए। देखिए अब आपको आंसर 54 लाना है, आप कोई भी दो एडिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 50 में आपने ऐड कर दिया किसको? 4 को, आंसर आ गया 54। ये मैंने सोचा, हो सकता है आप ये ना सोच के आप कुछ और सोचे, है ना, वो भी तो कोई भी आंसर आप सोच सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होने के साथ साथ आपको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है कि आप इसके आंसर्स ढूंढ सकें। जैसे 50 + 4 मैंने ढूंढ लिया, राइट, आप इसकी जगह कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। आप इसमें कोई और एडिशन भी ले सकते हैं। आप 50 की जगह यहाँ पर मान लीजिए आप 40 रख देते हैं, तो वहां पर आप क्या कर देंगे, वहां पर आप नंबर को इंक्रीज कर देंगे, आप वहां 14 रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता was not able to understand the concept of odd and even numbers. कविता एक बच्ची का नाम है जिसको odd और even concept समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, in order to improve her understanding, the teacher took 20 pebbles of 20 different colors and asked her to pair them up and sort out the numbers from 1 to 20. For which pebbles get paired up or do not get paired up for this she. देखिए यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है एक बच्चा है उसको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर उसकी हेल्प कैसे कर रही है, उसको 20 पेबल्स दिए जो कि अलग अलग कलर के थे और उनको बोला गया कि उसको सॉर्ट आउट करना है, पेयरिंग बनानी है। तो इसमें क्या चाहिए? ठीक है, अब इसमें सिर्फ विजुअल, अगर आप उसको क्या सिर्फ विजुअल अटेंशन चाहिए, काइनेस्थेटिक होती है जब आप क्या करते हैं कहीं ना कहीं यूज करते हैं अपने हाथों को और उसको खुद करके आप वो सॉल्व कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ऑडिटरी सिर्फ आप सुन रहे हैं। बच्चे को पर्सनल अटेंशन चाहिए, नीड्स पर्सनल अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसको पर्सनल अटेंशन देकर वो आपको क्लियर करना होगा। तो आंसर विल बी रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट हेल्प्स द टीचर। देखिए जहां पर भी रूब्रिक्स आ जाए, आजकल बहुत चल रहा है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। रूब्रिक्स बेसिकली होता है जहां हम बच्चों को ग्रेड करते हैं, सबसे इजीएस्ट वे होता है ग्रेड करने का। इसमें हम बच्चों को ग्रेड करने के लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है और उसके बेसिस पे उनको हम लोग ग्रेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है ग्रेडिंग से रिलेटेड कहाँ आंसर है। तो आंसर विल बी बी, ग्रेड स्टूडेंट्स इजीली। रूब्रिक्स असेसमेंट किस लिए होता है? ताकि हम बच्चों को ग्रेड कर सकें आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक स्ट्रैटेजी है मैथमेटिक्स में, वो किस लिए है? देखिए जब भी हम बात करते हैं कि हम लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज करनी है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम इस तरीके की अप्रोच लेकर आए जो कि एक्टिविटी बेस्ड हो और बच्चा ज्यादा समझ पाए। तो योर आंसर विल बी व्हाट? क्या एस्टिमेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए होती है, क्लूज के लिए होती है। ये एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है जो हम यूज करते हैं ताकि बच्चा खुद करके देख पाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। Next question. While teaching the addition of fractions, it was observed by Jyoti that the following type of errors is very common. यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, हम एडिशन सिखा रहे हैं फ्रैक्शन का, और उसमें ये देखा गया कि एक बहुत कॉमन
प्रॉब्लम जो है वो बच्चे जो ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दिया, नीचे वाले नंबर को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके लिए हमें उसे हेल्प करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन। हमें क्या करना है, बच्चों को बोलना है वर्क हार्ड करें और प्रैक्टिस करते रहें। गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हमें बच्चे को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमें उसे पिक्चर के माध्यम से जो हमारे आसपास के कॉन्सेप्ट्स हैं आप बहुत इजीली उठा सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं आप। इसके लिए फ्रैक्शन के लिए आप बिस्किट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वहाँ से फ्रैक्शन बहुत ईजिली हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हम उन्हें होल और पार्ट सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले हम उनको क्लियर करें और उसके बाद में हम उनको अनलाइक फ्रैक्शंस का जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करवाएंगे तो बच्चा सीख सकता है। और या फिर हम उन्हें सिंपल प्रैक्टिस वर्क दे दें सेम प्रॉब्लम का और वो कर पाए, नहीं तो पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें बाद में प्रैक्टिस वर्क दें। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, rubrics of assessment for the geometry lesson on points and lines in class 4th shall be। देखिए rubrics की बात आ गई, तो rubrics तो हमने वही कहा था बच्चों को गाइड करने के लिए है। अब क्लास 4th की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स एंड लाइंस वाला जो चैप्टर है, अगर आप उसमें असेसमेंट दे रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे, बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। can differentiate in between line, ray and line segment and can define them, can differentiate in between line and line segment and can draw a line segment of given length accurately, can measure the line in centimeters and inches accurately and can name the line। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है कि अगर हम रूब्रिक्स का असेसमेंट कर रहे हैं 4th क्लास के लिए तो बच्चे को क्या आना चाहिए? बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एक लाइन में, एक रे में और एक लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आप इससे आगे पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट का आप कैसे नाम दे सकते हैं या उससे एक्यूरेटली आपको क्या बनाना है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर कैन बिगिन विद। जब अगर हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है फ्रैक्शन का तो हम कैसे शुरू करें? आपको जब कॉन्सेप्ट देना है फ्रैक्शन का तो आप कैसे शुरू करेंगे? अभी हमने पहले बोला था हमें उन्हें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राइट फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। उनको सीधा पहले हम a by b की फॉर्म में लिखकर दिखा दें और उसके बाद ये बताएं कि यहाँ पे ये a by b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट उनको डेफिनेशन पुट ऑन कर दें, जो कि गलत है। आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड देम, हम क्या करें, ऐसे ऐसे जो उनके आसपास एग्जाम्पल्स मिलते हैं उनको उठा के लाएं और उसमें से उनको पता करने को बोले कि किसमें फ्रैक्शनल आप पार्ट और फ्रैक्शन देख पा रहे हैं, ठीक है। होल देख रहे हैं, क्या पार्ट है इसका, कितना हिस्सा किया है, बच्चा उसको देख पाए। आइडेंटिफाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन, उनको फ्रैक्शन पकड़ा दे कि ये 1/2 है, ठीक है, इसमें कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है वो पता कर ले। फाइंडिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन उनको ड्रॉ करके दे दें और बोले कि इसमें फ्रैक्शन पता करें। तो देखिए ये बहुत डायरेक्ट हो जाता है, ये क्लियर नहीं होगा, पहले आपको उनको पिक्टोरियल फॉर्म दिखाना होगा, एग्जाम्पल्स लेने होंगे और उसके बाद क्लियर होगा। तो आंसर विल बी बी। So these are the 10 questions related to maths pedagogy. I want you all to practice these questions. इनको प्रैक्टिस करें और कोशिश करें इनमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको आप उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसमें पूछे जाते हैं। और मैथ्स में ज़्यादातर पेडागोजी जब आती है तो उसमें थ्योरी बेस्ड पे या फिर टीचिंग मेथड्स पे आती है। तो फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक इसे प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।